अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों हिंदुत्व के मानने वाले हमेशा से ज़ायनिस्ट इज़राइल के साथ खड़े होते आए हैं या उसे खुलकर सपोर्ट करते आए हैं। आखिर क्यों हिंदुत्व हमेशा से इज़राइल के शाना बशाना उसके साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के हिंदू नेशनलिस्ट की इज़राइल के लिए काफ़ी मोहब्बत पाई जाती है। पिछले ही महीने जब अल जर्राह की ज़मीनों पर कब्ज़े के बहाने इज़राइल ने फ़लस्तीन पर हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें ना सिर्फ बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोगों की कई लोगों की जानें चली गई थी। उस मौके पर भी हिंदुत्व के मानने वाले, जिसमें कई बीजेपी मेंबरान भी शामिल हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया पर इज़राइल का सपोर्ट किया था। ये बात भी वाज़ेह है कि ये काम करने वाले हिंदुत्व के मानने वाले हैं, ना कि आम हिंदू जो हिंदू धर्म को मानते हैं। वो इसलिए कि जहां आपने इज़राइल के साथ खड़े होने वाले कई सारे राम, सूर्य, ध्रुव, रमेश जैसे लोग देखें, वहीं बहुत सारे रवीश, अपूर्वा, अभिसार और सिद्धार्थ जैसे लोग भी देखे, जिन्होंने खुलकर इज़राइल की मुखालिफत की, इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़े हुए। हमने हिंदुत्ववादियों के ट्विटर और फेसबुक पर वो हैशटैग्स देखे जिसमें खुलकर इज़राइल का सपोर्ट था, जैसे इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल, या फिर आई स्टैंड विद इज़राइल, या फिर इज़राइल लाइव्स मैटर्स। इस तरह के हैशटैग का एक सिलसिला शुरू हो गया था। खुद बेंगलोर से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या, जिन्होंने बेसिकली अपना पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर मुस्लिम दुश्मनी पर खड़ा किया है, उन्होंने भी इज़राइल के उन पिछले हमलों को खुलकर ट्विटर पर सपोर्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि वी आर विथ यू, स्ट्रॉन्ग स्टे स्ट्रॉन्ग इज़राइल। हालांकि एक जानिब इज़राइली शहरियों ने खुलकर इन भारतीयों की बेइज्जती कर दी थी कि हमें तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम अपना सपोर्ट अपने पास ही रखो। ख़ुद इज़राइल के अभी अभी सदारत से हटे पिछले सदर नेतन्याहू ने जिन मुल्कों का सपोर्ट ट्वीट के ज़रिए उनके सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया था, उसमें भारत का जिक्र भी नहीं किया था। अजीब है ना कि आप बार बार ख़ुद को किसी का करीबी बताएं और वह आपको गिनने के लिए भी तैयार ना हो। ऐसा जो है अक्सर अंधे चेलों के साथ होता है, इसे डेस्परेशन भी कहा जाता है। तो ये सिचुएशन है बहुत खुलकर सपोर्ट करने वाली कैफियत। ये क्यों है, क्या मामला है, वो जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ज़ायनिज़्म को आइडियलाइज़ करने का हिंदुत्व का मामला कोई नया नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है और काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है। हम जानते हैं कि सुप्रीमिज़म यानी बर्तरी, एक्सक्लूसिविज़म यानी इखराज कर देना, किसी को अपने आप से निकाल देना, और सबसे अहम मुसलमानों से नफ़रत, ये तीनों चीज़ें इन दोनों फ़लसफ़ों में शामिल हैं, उनकी बेसिस हैं। दोनों में भी नस्ली नेशनलिज़म से बंधे हुए हैं ये दोनों फ़लसफ़े, जिसमें सिटीज़नशिप को डिफ़ाइन किया जाता है और मुक़द्दस लैंड्स, होली लैंड्स की बातें की जाती है। यहाँ अखंड भारत की सरहदें हैं तो वहाँ पर ग्रेटर इज़राइल का नक्शा, अपनी मजहबी शनाख्त, रिलीजियस आइडेंटिटी, जिसमें इनके मकसद तक पहुँचने के लिए मुसलमानों का सफ़ाया लाजमी बताया जाता है। ज़ायनिज़्म के नेशन का जो फ़लसफ़ा है, इसमें उसमें भी जो है वो हिंदुत्व का फ़लसफ़ा शामिल है। इज़राइल के बनने से काफ़ी पहले सावरकर, जो कि हिंदुत्व के चैम्पियन माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है बहुत साफ कि एक राष्ट्र, वन नेशन या कॉमन नेशन, एक ज़ात, कॉमन रेस और कॉमन कल्चर या एक ही संस्कृति, ये हिंदुत्व के तीन अहम हिस्से हैं। सावरकर ने ये भी कहा था कि इंडियन यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू, और मुसलमान व क्रिश्चियन जो कि हिंदू नहीं हैं, इसलिए असल इंडियन नहीं कहलाए जा सकते। सावरकर ने खुलकर ज़ायनिज़्म को सपोर्ट किया था और अपनी किताब में ये बात लिखी है कि दुनिया में नस्ली बुनियादों पर पहचाने जाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और यहूदी हैं। यहूदी ना उन्हें कभी उरूज मिल सका था, ना उसका उन्हें शुक्र करने का कोई मौका मिला, ना छत, लेकिन उन्होंने अपनी जगह हासिल की। अगर यहूदियों का सपना पूरा हो सकता है, अगर फ़लस्तीन यहूदी स्टेट में बदल सकता है, पूरी दुनिया में रहने और पैदा होने के बावजूद वो उनकी मुक़द्दस ज़मीन, उनकी मदरलैंड से ज़्यादा महबूब हो सकती है, तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये बहुत साफ साफ सावरकर ने लिखा था। जिस चीज़ ने हिंदुत्व और यहूदियों को एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, हमेशा एक जगह लेकर आ जाता है, वो उनका नेशनलिज़म का लेकर मिलता जुलता कंसेप्ट है और माइनॉरिटीज़ के साथ उनका रवैया। जहाँ ज़ायनिज़्म ने फ़लस्तीनियों को तशद्दुद और दहशत के ज़रिए उनकी ज़मीनों से निकाला, हिंदुत्व मुसलमानों का दर्जा कम करके उनसे उनके हुकूक छीनकर अपना रास्ता बनाना चाहती है। दोनों को अपनी खोई हुई सिविलाइजेशन को दोबारा हासिल करना है, जिसका रास्ता इन लोगों को पाक करने से गुजरता है, जिन्हें ये इन्वेडर कहते हैं या फिर इम्प्योर मानते हैं।
हिंदुत्वा के दूसरे चैंपियन गोलवालकर ने 1939 में अपनी किताब वी और आर नेशनहुड डिफाइंड में बहुत साफ लिखा है कि इंडिया असलियत में एक हिंदू नेशन है, इसीलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। हालांकि उन्होंने हमेशा की तरह जो प्रैक्टिस है हिस्टोरिकल डेफिनेशंस को पूरा असाइड कर दिया है। जो हिंदुस्तान में नॉन हिंदूज़ हैं उन्हें लाजमी तौर पर हिंदू कल्चर और ज़बान को अपनाना होगा, ये गोलवालकर लिखते हैं। या तो वो गैर मुल्की बन जाएं या हिंदू नेशन में सेकंड कैटेगरी के दूसरे दर्जे के सिटीज़न बनकर रहें, जिसमें वो किसी किस्म का ना दावा कर सकते हैं ना मुतालबा कर सकते हैं और उन्हें किसी किस्म के कोई हुकूक हासिल नहीं होंगे। गोलवालकर ने खुद अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ज़ायनिज़्म और जूडिया के एग्जॉर्टेशन से हासिल किया है और इस्लाम को वो ओपनली ब्लेम करते हैं। जाहिर सी बात है कि गोलवालकर हो या सावरकर हो, उन्होंने फ़लस्तीन के मुकाबले में इज़राइल को हमेशा सपोर्ट किया है, खुलकर उसके साथ खड़े हुए, इसलिए कि बेसिक आइडियोलॉजी उसको सपोर्ट करती है, उनके साथ खड़ी होती है। हिंदुत्वा और ज़ायनिज़्म की पॉलिटिक्स में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अहमियत लैंड की है, ज़मीन की। यहाँ हमारे पास कश्मीर के साथ साथ अखंड भारत का मसला आता है, तो वहाँ फ़लस्तीन और ग्रेटर इज़राइल की वो सारी ज़मीनें, जिस तरह इज़राइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया, इसको देखकर हम देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी सरकार के अरमान जागे। यहाँ कश्मीर में धारा 370 और 35 हटाने के बाद बीजेपी ने वहाँ पर ज़मीन लैंड एक्विजिशन के क़ानून में बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी हैं कश्मीर में, जिसकी वजह से मुस्लिम आबादी के तनासुब में बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। कश्मीर में ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ आबादी को, पॉपुलेशन को जिस तरह बदला जा रहा है, डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, वो बिल्कुल इज़राइल की कब्ज़े की पॉलिसियों की एक कॉपी, जहाँ मेजॉरिटी जो है अक्सरियत ताकत के ज़ोर पर सब कुछ हासिल कर लेती है। बीजेपी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस इंडिया को एक एथनो रिलीजियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहती है, जिसमें हिंदुओं के लिए तो स्पेशल राइट्स होंगे और बाकी तमाम के लिए कम। और इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत में भी, हमारे इस मुल्क में भी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी जैसे क़ानून पास किए गए, जिसमें मुसलमानों के साथ साफ साफ नाइंसाफ़ी मौजूद है। ये बिल्कुल इज़राइल के लॉ ऑफ रिटर्न की कॉपी है, उसी की तरह का एक ये मामला है। यहाँ पर इंडिया में इस कानून के ज़रिए चंद सिलेक्टेड कंट्रीज़ से हिंदुओं को सिटीज़नशिप देने का मौका दिया गया है और यहाँ बसने वाले मुसलमानों से उनके इंडियन होने का सबूत मांगा गया है। सबूत तो बहरहाल उस लॉ में तमाम लोगों से मांगे गए हैं, लेकिन तमाम लोग जानते हैं कि असल निशाना कौन है। एक फ़लस्तीनी एकेडमिक एडवर्ड के मुताबिक ज़ायनिज़्म ने शुरू में ही अपनी मूवमेंट में ख़ुद को इंतहाई महज़िब बताया, जो जंगलियों को सिखाने आई है। उन्होंने अरबों को हक़ीर पेश किया, फियरसम बताया, इर्रेशनल और ब्रूटल के तौर पर पेश किया। यही वजह है कि जब लॉ ऑफ रिटर्न लाया गया तो इसमें दूसरे मुल्कों में बसे हुए यहूदियों को इज़राइल बसाने का सिलसिला शुरू हुआ। इन्हें तमाम राइट्स दिए गए, तमाम हुकूक दिए गए, लेकिन इसमें ज़मीन के मालिक, उस ज़मीन के मालिक फ़लस्तीनियों को, जो वहाँ सालों से बसे हुए थे, उन्हें वहाँ से निकाला गया और उनके हुकूक कम कर दिए गए, बल्कि हुकूक से हटा दिया गया। मज़हब को सिटीज़नशिप का सबसे मेन क्राइटेरिया बनाकर भारत को भी इज़राइली इंडिया बनाने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी मेंबरान खुलकर इज़राइल को सपोर्ट करते आए हैं। हालांकि इंडियन पॉलिसी में फ़लस्तीन को सपोर्ट करना तय था। हद तो ये थी कि एक मरतबा वाजपेयी जी के दौर में जब ये मशहूर होने लगा कि बीजेपी तो इज़राइल को सपोर्ट कर रही है, तो वाजपेयी जी को पब्लिक प्रोग्राम में आकर सफाई देनी पड़ी थी कि हम फ़लस्तीन के हक़ में हैं और हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहेंगे। तो ये थी वो कुछ चीज़ें जो बताती है कि क्यों आखिर हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म एक एक साथ खड़े होते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते वाजपेयी जी का वो वीडियो देख लीजिए जिसमें वो सफाई पेश कर रहे हैं कि हम हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए उन्वान के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है।
तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है? लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे। लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग इस खेल को समझ गए।